Hello students and welcome to part 8 of your CG Board Class 10 Science PYQ series। इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 11, 12 एंड 13 इन तीनों के ही प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को डील करेंगे एंड इनके सॉल्यूशंस भी देखेंगे। अब यहाँ पे चैप्टर 11 जो है आपका केमिस्ट्री ऑफ नॉन मेटल्स, यहाँ से 2022 में क्वेश्चन आया था, राइट 3 डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़। जैसे अब यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे पूछा है, वैसे ही आपको केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस में भी 3 डिफरेंस याद करने ही हैं। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन, क्योंकि 3 डिफरेंस पूछा है, ऑब्वियसली 3 मार्क्स का, 6 मार्क्स का जो आपका क्वेश्चन आता है ना, उसमें से आउट ऑफ 3 का ये आया था। एंड ऑब्वियस है कि बाकी के 3 मार्क्स में या तो चैप्टर 12 या 13 से आया होगा, क्योंकि ये तीनों लेसन्स के क्वेश्चंस आपको ऑलमोस्ट साथ में देखने के लिए मिलते हैं एग्जाम्स में। और एक चीज़ की चैप्टर 11 जो है, यहाँ से टोटल 3 मार्क्स का ही क्वेश्चन आता है आपके बोर्ड में, तो उसके अकॉर्डिंग ही आप प्रिपेयर करेंगे। वो भी यही सारे रिपीटेड टॉपिक्स हैं जो अभी आपको सामने दिख रहा है। तो सबसे पहले जो पूछा है यहाँ पे डिफरेंस, तो फिजिकल बेसिस पे अब आपको बताना है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे। तो पहला हो गया फिजिकल स्टेट। तो जो मेटल्स होते हैं वो सारे कैसे होते हैं, सॉलिड एक्सेप्ट मर्क्यूरी, ये एक एक्सेप्शन है, लिक्विड स्टेट में रहता है। और वहीं पे नॉन मेटल्स जो हैं वो सारे ही स्टेट्स में मिलते हैं, मतलब सॉलिड, लिक्विड और गैस। देन उसके बाद मेलिएबिलिटी और डक्टिलिटी। तो हाँ, जो मेटल्स होते हैं वो मेलिएबल भी होते हैं और डक्टाइल भी होते हैं, लेकिन वहीं पे नॉन मेटल्स मेलिएबल नहीं होते हैं, ब्रिटल होते हैं, यानी कि बीट करोगे तो टूट जाएंगे। मेलिएबल मतलब बीट करने से वो थिन शीट में हो जाता है, और डक्टाइल है मतलब उसमें उसको बीट करके आप लॉन्ग वायर्स, थिन वायर्स बना सकते हैं, लेकिन मेटल्स का नहीं बनेगा, तो नॉन डक्टाइल है। देन उसके बाद लस्टर, तो ये तो आपको पता ही है कि मेटल्स के पास में अपना मेटालिक लस्टर यानी कि शाइन होता है। वहीं पे जो नॉन मेटल्स हैं उसमें 2 एक्सेप्शन है, एक तो ग्रेफाइट जो पेंसिल का लिड होता है, और एक आयोडीन। इन दोनों के पास में ना मेटालिक लस्टर होता है, मतलब शाइन करते हैं ये, बाकी नॉन मेटल्स नहीं करते हैं। तो ये हो गया फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे इनका डिफरेंस। बहुत डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल सा आंसर है और आपको ज़रूर याद करना है इसको। देन वही अब आ गया नेक्स्ट, 2023 में पूछा है यहाँ पे। देखो 22 में एक ही क्वेश्चन आया था, क्योंकि ऑब्वियस है ना कि 6 मार्क्स के क्वेश्चंस में वो आया है, और आपको पता है कि उसमें तो क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते, रिपीटेड रहते हैं, मतलब तीनों सेट में सेम रहता है, इसलिए एक ही क्वेश्चन है। और वैसे ही 23 में केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे डिफरेंस पूछ दिया है, वही सेम 6 मार्क्स वाले में, 6 में से 3 मार्क्स का ये आया था। अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे देखते हैं। तो सबसे पहले है रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं मेटल्स, तो वो हमेशा बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं, जैसे सोडियम का ऑक्साइड, मैग्नीशियम का ऑक्साइड, ये दोनों क्या है, मेटल है। और वहीं पे जब नॉन मेटल इसके साथ में रिएक्ट करेगा तो वो एसिडिक या फिर न्यूट्रल ऑक्साइड बनाता है, जैसे कि कार्बन का ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड, और सल्फर का ऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये दोनों एसिडिक और न्यूट्रल ऑक्साइड्स बना रहे हैं नॉन मेटल्स जो हैं। देन देखते हैं रिएक्शन विद एसिड्स। तो जब भी मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है, जैसे जिंक मेटल है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट किया तो हाइड्रोजन गैस बना और जिंक क्लोराइड। तो हमेशा ये हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है, लेकिन जो नॉन मेटल्स हैं वो जनरली एसिड्स के साथ में रिएक्ट नहीं करते हैं। देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो मेटल्स जो हैं वो क्या करेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स लूज करके पॉजिटिव आयन बनाते हैं, जैसे कि कैटायन बनाते हैं। और नॉन मेटल्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स गेन करके नेगेटिव आयन बनाते हैं, यानी कि एनायन फॉर्म करते हैं। तो ये हो गया केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे इनका डिफरेंस। देन 2024 में थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया, मतलब कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का डिफरेंस नहीं पूछा। आपसे यहाँ पे पूछा है यूजेस ऑफ हाइड्रोजन, ये आया था 3 मार्क्स का। और उसके बाद इंडस्ट्रियल यूजेस ऑफ नाइट्रोजन, ये आया था 3 मार्क्स का, टोटल 6 मार्क्स का क्वेश्चन। अब ये ऐसा हो रहा है कि टोटल 6 मार्क्स नहीं, आपका क्वेश्चन आएगा 3 मार्क्स का ही। ये डिफरेंट साइड्स में डिफरेंट होगा, क्योंकि दोनों 2019 का रिपीटेड क्वेश्चन है, तो डिफरेंट साइड्स में डिफरेंट आया होगा, ये ऐसा दिया है। अब यहाँ पे देखते हैं हाइड्रोजन का यूजेस क्या क्या है। पहले तो हाइड्रोजन को देखो 3 मार्क्स का है, 3 यूजेस पूछा भी है, और आपको 3 ही लिखना है, जब मार्क्स जितना दिया है उतने ही पॉइंट्स। तो पहले हाइड्रोजन के यूजेस में कि इसको फ्यूल सेल्स में यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये लेस पोल्यूशन कॉज करता है बाकी फॉसिल फ्यूल्स के कंपैरिजन में। तो इट इज़ यूज्ड इन फ्यूल सेल्स तक भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसमें ये काम आता है। इसके अलावा वेजिटेबल फैट्स बनाने में काम आता है, मतलब वेजिटेबल ऑयल के हाइड्रोजिनेशन से वेजिटेबल फैट बनता है, मतलब इसमें हाइड्रोजन ऐड करते हैं तो वो फैट में कन्वर्ट हो जाता है, तो इस प्रोसेस में काम आता है। ये 3 यूजेस हो गए हाइड्रोजन के। वैसे ही 3 यूजेस नाइट्रोजन का पूछा है, तो ये काम आता है अमोनिया और नाइट्रिक एसिड बनाने में। ये कॉमन आपको दिख रहा है दोनों में, तो आप याद कर लो, इन द इंडस्ट्रियल
मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया, चाहे आपको नाइट्रोजन में पूछ दे चाहे आपको हाइड्रोजन में पूछ दे, आप लिख सकते हो उस चीज़ को। देन उसके बाद यहाँ पे पूछा है, मतलब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है कि इनर्ट एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के काम आता है। मतलब जो फूड पैक्ड फूड रहता है ना, चिप्स या फिर कोई भी पैकेट्स ऐसे, तो उसके अंदर जो गैस फील्ड रहता है वो नाइट्रोजन गैस होता है। उसके अलावा यूरिया जो कि एक फर्टिलाइज़र है, तो यूज़फुल फर्टिलाइज़र्स के मैन्युफैक्चरिंग में भी नाइट्रोजन काम आता है। तो ये इतना हो गया। अब तीनों ईयर्स के क्वेश्चंस देख लिए चैप्टर 11 से। इसके अलावा मतलब ये जितना आया है ये पूरा पढ़ोगे आप। इसके अलावा सिर्फ एक टॉपिक और पढ़ना, यूजेस ऑफ ऑक्सीजन। वैसे ही 3 यूज़ याद कर लेना ऑक्सीजन का, और फिर आपका चैप्टर 11 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा बोर्ड्स के पर्सपेक्टिव से। देन चैप्टर 12 में आते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ पे पूछा है 3 प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट और 2 डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक मोटर और इलेक्ट्रिक जनरेटर। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट 2018 में भी पूछा था, वो रिपीट हुआ। अब 2022 का ये क्वेश्चन है, दोनों मिला करके 5 मार्क्स का यहाँ पे क्वेश्चन आया है। तो यही पैटर्न भी है चैप्टर 12 में ना, आपके 5 मार्क्स या फिर 3 मार्क्स का क्वेश्चन अभी तक आ रहा है एग्जाम्स में। तो उसी बेसिस पे आप प्रिपेयर करोगे। मतलब 3 मार्क्स का भी आता है, कभी कभी 5 मार्क्स का भी आ जाता है। जैसे यहाँ 22 में 5 मार्क्स का आया है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेट आपको याद करना है, 3 नहीं आप 5 प्रॉपर्टीज़ याद कर लो, बेटर रहेगा। क्योंकि एटलीस्ट उसमें से 3 आपको याद रह जाए तो आप मेंशन कर दोगे। तो पहला प्रॉपर्टी, मैग्नेट जो है वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रेस्ट करता है। मतलब जब भी आप उसको फ्रीली सस्पेंड करके छोड़ दोगे ना, एक थ्रेड अगर आप मैग्नेट के बीच में लगाओगे और आप उसको अपने हाथ से उस थ्रेड को पकड़ोगे, मैग्नेट को फ्री छोड़ दोगे, तो वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन हो जाता है। देन उसके बाद में हर मैग्नेट के 2 पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। जो लाइक पोल्स होते हैं वो एक दूसरे को रिपल करते हैं, यानी कि जो नॉर्थ पोल और दूसरे मैग्नेट का भी नॉर्थ पोल अगर आपस में लेके आओगे तो रिपल करेगा। और अनलाइक पोल्स, जैसे कि एक मैग्नेट का नॉर्थ और दूसरे का साउथ अगर ले आए तो वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हो गए मैग्नेट्स के। देन इलेक्ट्रिक मोटर और इलेक्ट्रिक जनरेटर वाला जो क्वेश्चन है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है। मतलब आपको सिर्फ इनका डिफरेंस नहीं बल्कि इनका प्रिंसिपल, इनका मैकेनिज्म सब अच्छे से पढ़ना है। तो इलेक्ट्रिक मोटर क्या है? ये एक डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या है? देखो मोटर है यानी यूज़ करेगा ना, इलेक्ट्रिक मोटर है मतलब इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करेगा, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में कन्वर्ट कर दे रहा है। ये इलेक्ट्रिक जनरेटर है मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट करेगा, तो ऑब्वियसली मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, एक दूसरे के जस्ट अपोजिट। देन इलेक्ट्रिक मोटर जो है वो वर्क करता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, और इलेक्ट्रिक जनरेटर जो है वो वर्क करता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ये 2 पॉइंट ऑफ डिफरेंस हो गया इनका। इनका प्रिंसिपल आता है क्वेश्चन में, तो आप उसको याद करना। जैसे यहाँ पे आया 2023 में, व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक मोटर, राइट इट्स प्रिंसिपल, 3 मार्क्स का आया है। तो इलेक्ट्रिक मोटर क्या है और उसके प्रिंसिपल लिखना है। तो इलेक्ट्रिक मोटर एक डिवाइस है जो कि कन्वर्ट कर रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में। ये वर्क करता है प्रिंसिपल पे दैट व्हेन करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस फोर्स, यानी कि जब भी किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में जब करंट फ्लो होता है किसी कंडक्टर से, तो वो हमेशा एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। जो 2 फोर्स होते हैं वो एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होते हैं और इक्वल होते हैं। ये जो फोर्स होते हैं वो कंडक्टर को मूव करने का काम करते हैं, जिसके वजह से ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि ये टोटली बेस्ड है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के ऊपर। ये हो गया, शॉर्ट है, 3 मार्क्स का है, तो इतने ही वर्ड्स में आपको लिखना है। देन उसके बाद में क्योंकि 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो ऑब्वियसली हर एक सेट में अलग अलग आया होगा, तो दूसरी जगह पूछ लिया था इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या है और उसका प्रिंसिपल लिखने के लिए। तो इलेक्ट्रिकल जनरेटर अब क्या है, जैसे इलेक्ट्रिक मोटर था तो जस्ट उसका अपोजिट अभी हम लोग पढ़ के ही आए थे। तो ये क्या करेगा, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने वाला डिवाइस है। देन कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे वर्क करता है, जो कि एक प्रोसेस है ऑफ फॉर प्रोड्यूसिंग इंड्यूस्ड करंट इन अ कॉइल। और वो कैसे बनता है, तो बाय रिलेटिव मोशन बिटवीन अ मैग्नेट एंड द कॉइल। और जो एसी इलेक्ट्रिक जनरेटर्स होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं पोटेंशियल, जो कि रिवर्स हो जाता है आफ्टर एवरी 180 रोटेशन ऑफ द कॉइल। तो इतना सफिशियंट रहेगा आपके 3 मार्क्स के लिए। देन फिर पूछा है व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, हु डिस्कवर्ड इट, 3 डिफरेंट सेट का, तो ये थर्ड सेट में आया होगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, तो जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स
लिंक रहता है ना किसी भी कंडक्टर के चेंजेस में, तो वो इंड्यूस करता है एक करंट और ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो बोलते हैं वो सेटअप करता है वो इस कंडक्टर में। इस फिनोमिना को ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं और इसको डिस्कवर किए थे माइकल फैराडे। तो कौन डिस्कवर किया है उसके लिए 1 मार्क्स, और ये क्या है वो डिफाइन आप करोगे तो उसके लिए 2 मार्क्स आपको मिलेगा। टोटल 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन बन जाता है। देन उसके बाद 2024 में आते हैं। यहाँ पे आपसे पूछा है लिस्ट द 3 वेज इन विच मैग्नेटिक फील्ड्स कैन बी प्रोड्यूस। कोई भी 3 वेज जिससे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया जा सकता है, ये भी आप याद करोगे, छोड़ना नहीं है इस क्वेश्चन को। तो वो 3 वेज हैं। फर्स्ट तो हो जाएगा बाई पासिंग इलेक्ट्रिक करंट इन अ स्ट्रेट कंडक्टर। दूसरा पासिंग इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्कुलर या फिर लूप कंडक्टर। तीसरा हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड। इजी, एकदम इजी पॉइंट्स मैं आपके लिए लाई हूँ ताकि आप उसको इजीली याद कर पाओ, तो ये 3 पॉइंट्स आप लिख देना। देन उसके बाद में सेम वही क्वेश्चन रिपीट हुआ था, 3 प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेट वाला, जो कि 2018 में और 22 में आया था। 22 वाले में हम लोग आंसर इसका देखे भी। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको भी आपको याद करना ही है। एंड देन 3 प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स, ये 2019 में आया था, बाद में 24 में रिपीट हुआ। ये जो पॉइंट्स है ना, 3 प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स, ये आपको आपके बुक में स्टार्टिंग के पेजेस में ही मिल जाएगा ये प्रॉपर्टीज़, तो ये आपको याद करना है। ये भी कम से कम 3 तो ठीक है, 5 भी अगर आप कर पाओ तो याद कर लेना इसके लिए भी। क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, तो जो भी मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स होते हैं वो ओरिजिनेट होते हैं नॉर्थ पोल से और फिर ट्रैवल होते हैं साउथ पोल तक। और ये हमेशा ही मतलब मैग्नेट के चारों ओर, जो हम लोग ये आप नहीं देखे थे, ये मैग्नेट रहता है तो इसमें ये जो लाइंस बने रहते हैं, इनकी बात हो रही है यहाँ पे, ये वाले लाइंस के। ठीक है, तो इसको पूछ रहा है। दूसरा, ये हमेशा क्लोज्ड लूप के फॉर्म में रहते हैं, कंसेंट्रिक लूप्स भी बोल सकते हैं, यानी कि कभी भी एक दूसरे के ऊपर ये क्रॉस नहीं होते हैं। देन उसके बाद में जो लाइन्स ऑफ फोर्स है वो कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते हैं, हाँ वही कंसेंट्रिक इसी को ही बोला जाता है। तो ये इतने पॉइंट्स हैं। इनके अलावा अगर आपको पता होगा तो जो ये पोल्स के पास में पास पास रहते हैं लाइंस और मिड में आकर के दूर दूर हो जाते हैं, तो ये भी एक पॉइंट है। तो वैसे करके आप प्रॉपर्टीज़ याद कर सकते हो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के। इतना क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर्स में आया आपके चैप्टर 12 से। इसके अलावा मेरे साइड से 2 टॉपिक आपको पढ़ना है। एक तो डिफरेंस बिटवीन एसी एंड डीसी, मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट। ये चैप्टर 6 में भी मैं आपको कराई हूँ और इस लेसन में भी है, तो दोनों में से किसी का भी याद कर सकते हो। और अगर जैसे एग्जाम में आता है तो कोई सा भी लिख सकते हो, मतलब आप चैप्टर 6 वाला भी लिख सकते हो, 12 वाला भी लिख सकते हो, दोनों सही होगा। इसके अलावा आपको पढ़ना है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल और लेफ्ट हैंड रूल। इतना आप कर लोगे, मतलब ये प्रीवियस क्वेश्चंस प्लस जो मैं 2 क्वेश्चन आपको बोली ये, तो चैप्टर 12 भी आपका प्रिपेयर हो जाएगा। देन हम लोग आते हैं चैप्टर 13 में। ये है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन एट स्पेरिकल सरफेसेस। तो प्लेन सरफेसेस का पढ़े ही थे चैप्टर 10 में, 13 में स्पेरिकल सरफेसेस में पढ़ना है। यहाँ पे 2022 में क्वेश्चन पूछा कि स्पेरिकल मिरर क्या होता है और उसके टाइप्स आपको लिखने हैं। उसके अलावा फोकल लेंथ क्या होता है मिरर का, इसको डिफाइन करना है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया। तो स्पेरिकल मिरर और उसके टाइप्स वाला तो 2020 का क्वेश्चन है, रिपीट हुआ था 22 में। और यहाँ पे आपको साथ में फोकल लेंथ भी मिला दिया, तो टोटल 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन हो गया। अभी यहाँ पे इसको आप सॉल्व करोगे ना, ये आप डिफाइन करोगे तो 1 मार्क्स, इसके टाइप्स लिखोगे तो 2 टाइप है ना, तो दोनों टाइप में आपको 1 1 मार्क्स मिल जाएगा। इसके अलावा फोकल लेंथ को डिफाइन करोगे, यहाँ 2 मार्क्स मिलेगा, टोटल 5 मार्क्स का आपका ये आंसर बन जाएगा। बहुत डिफिकल्ट भी नहीं है। साइंस का मुझे ऐसा लगता है कि एकदम टू द पॉइंट आंसर लिखना होता है, तो ये काफ़ी अच्छा रहता है इन कंपैरिजन टू सोशल साइंस। सोशल साइंस का भी PYQ सीरीज़ इस चैनल पे अवेलेबल है, तो अगर आप वो नहीं देखे हो ना तो आप उसको भी देख सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। प्लस आप हमारा चैनल ओपन करोगे तो वहाँ पे भी आपको दिख ही जाएगा। तो स्फेरिकल मिरर क्या होता है डिफाइन करेंगे, तो ये हॉलो ग्लास स्फीयर होता है जिसको कि कट करेंगे जब, तो उसका वन सरफेस पॉलिश कर देते हैं। देखो हॉलो ग्लास स्फीयर है, इसको कट करना है किसी भी एक एज से। अब या तो इसका आउटर सरफेस आप पॉलिश कर दो या फिर इनर सरफेस आप पॉलिश कर दो, दोनों में से एक पॉलिश करना है और दूसरा अनपॉलिश रखेंगे। तो जो अनपॉलिश्ड सरफेस है वहाँ से लाइट का रिफ्रैक्शन होगा और इस वे में ये एक स्पेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस बन जाता है जिसको कि स्पेरिकल मिरर बोला जाता है। ये जो स्पेरिकल मिरर्स होते हैं ये 2 टाइप्स के हैं, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। बस इतना ही आपको बताना है, 3 मार्क्स हो गया। देन फोकल लेंथ क्या होता है, तो ये डिस्टेंस है फ्रॉम द फोल टू द फोकस ऑफ द स्पेरिकल मिरर। जो भी स्पेरिकल मिरर हम लोग लिए थे उसके फोकस से पोल तक का जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। ये छोटा सा डेफिनेशन, ये 2 मार्क्स का, 5 मार्क्स कंप्लीट हो गया आपका। इस लेसन से भी, यानी कि लेसन 12 13 जो है आपका, यहाँ से भी आपको 3 मार्क्स या फिर 5 मार्क्स के क्वेश्चंस मिलते हैं। मतलब कभी किसी ईयर में 3 मार्क्स का तो किसी ईयर में 5 मार्क्स का यहाँ से आ जाता है।
सेम वैसे ही 12 से भी। तो अगर 12 से 3 मार्क्स आया है तो यहाँ 5 आएगा कन्फर्म, अगर यहाँ 3 आया है तो 12 से 5 आएगा कन्फर्म। तो 22 में तो 5 मार्क्स का आया था, 23 में 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। 3 यूजेस ऑफ लेंस आपको लिखने थे, 20 का रिपीटेड क्वेश्चन है। 3 यूजेस, तो पहला ह्यूमन आई में से डिफेक्ट हटाने के लिए, जो हम लोग देखे थे लॉन्ग साइटेडनेस और शॉर्ट साइटेडनेस, उसको हटाने के लिए। दूसरा टेलीस्कोप में यूज़ होता है। तीसरा सिंपल माइक्रोस्कोप में यूज़ होता है। तो ये 3 यूजेस हो गए इसके। बाय ये वॉच मेकर लिखा हुआ है, आप यहाँ तक भी लिखोगे अगर तो सफिशियंट है। देन आते हैं 2024 में, फिर इस ईयर में यहाँ पे 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया। व्हाट इज़ कॉनकेव मिरर डिफाइन करने। आप कॉन्वेक्स मिरर क्या है उसका डेफिनेशन भी याद कर लेना। तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, मतलब इसी में, विच मिरर इज़ अप्रोप्रिएट टू ऑब्टेन द इमेज ऑन अ स्क्रीन। किसी स्क्रीन पे अगर इमेज बनाना हो तो कौन सा मिरर अप्रोप्रिएट है। और 2 यूजेस लिखने हैं कॉनकेव मिरर के, तो आप कॉन्वेक्स भी याद कर लेना। अब कॉनकेव मिरर क्या होता है, तो ये एक स्फेरिकल मिरर है जिसमें जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कर्व्ड होता है इनवर्ड्स, जैसे कि किसी भी स्फीयर के अंदर साइड का जो सरफेस है वो कर्व्ड है। ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर वाला है, इसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर। नाउ अ कॉनकेव मिरर इज अप्रोप्रिएट टू ऑब्टेन इमेज ऑन द स्क्रीन बिकॉज इट फॉर्म्स रियल इमेज। अगर आप कंफ्यूज्ड हो तो कॉनकेव मिरर मतलब ये वाला, जिसमें हम लोग ये वाला पॉलिश कर दें और ये सरफेस रिफ्लेक्शन के काम आ रहा है, ये वाला सरफेस, तो ये हो गया कॉनकेव। अगर कॉन्वेक्स पूछता है तो आप फिर वैसे ही बना सकते हो, लेकिन इसको आपको कवर कर देना पड़ेगा। तो फिर इधर से यहाँ इस साइड से वो रिफ्लेक्ट करे तो वो हो जाएगा आपका कॉन्वेक्स। तो इस टाइप से आपको याद करें, या फिर जैसे इसका शेप चेंज कर दो, अगर मैं ऐसे बना दूँ और फिर इसको कवर कर दूँ तो फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा लाइट, तो ये हो जाएगा आपका कॉन्वेक्स। तो ये टाइप्स आपसे पूछ रहा है, तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों आपको याद रखना है वैसा करके। देन इसके अलावा फिर वही कि कौन सा इमेज बनाने के काम आ रहा है, तो हाँ कॉनकेव ही काम आता है क्योंकि रियल इमेज बनता है इसमें। और उसके बाद में फिर बोला है यूजेस, तो यूजेस में टेलीस्कोप में यूज़ होता है, ताकि रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, ठीक है, ताकि फोकस पे सारे लाइट को गैदर कर पाएँ। और उसके अलावा हेडलाइट्स में यूज़ होता है या फिर टॉर्च लाइट्स में यूज़ होता है। आप देखिए ना टॉर्च लाइट में, जब आप टॉर्च जैसे ही जलाते हो, नॉर्मल कोई भी टॉर्च होता है, जब आप इसको जलाते हो तो लाइट ऐसे जाता है ना, तो उसके लिए ऑब्वियसली ये वाला, मतलब हेडलाइट्स में भी लाइट जब दूर दूर तक आपको लेकर जाना है तो कॉनकेव मिरर ही काम आएगा। मतलब कॉनकेव मिरर या लेंस आप बोल सकते हो। तो ये हो गया। तो यहाँ तक आपका चैप्टर 13 के क्वेश्चंस हो गए। अब ये तो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हुए, इसके अलावा मेरे साइड से जो टॉपिक्स मैं आपको दूंगी, तो आप डिफरेंस याद करना कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर का, और वैसे ही डिफरेंस याद करना प्लेन मिरर और कॉन्वेक्स मिरर का। 3 मार्क्स के लिए 3 पॉइंट सफिशियंट रहेगा। इसके अलावा आपको याद करना है पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस क्या होता है, डेफिनेशन और उसका यूनिट। इसके अलावा टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म क्या है और उसके यूजेस, ऑप्टिकल फाइबर क्या है और उसके यूजेस, और कुछ कुछ डेफिनेशंस हैं, जैसे अगर शॉर्ट में 1 1 या 2 2 मार्क्स में आ रहा है, जैसे कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है ना, तो अभी जितने टॉपिक्स बताइए तो 3 मार्क्स का बन जाएगा। तो अगर सिर्फ 3 मार्क्स का पूछना है तो सिर्फ वही पूछेगा, और अगर 5 मार्क्स का पूछना है तो इन क्वेश्चंस के साथ में 2 मार्क्स का एक ऐड भी तो होगा ना। तो वो 2 मार्क्स के लिए आप याद करोगे सेंटर ऑफ कर्वेचर का डेफिनेशन, रेडियस ऑफ कर्वेचर का डेफिनेशन, पोल का डेफिनेशन, अपर्चर का डेफिनेशन। इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि चैप्टर 13 से न्यूमेरिकल्स आपको प्रैक्टिस करने चाहिए। पॉसिबिलिटी है कि इस बार यहाँ से न्यूमेरिकल्स आएँ आपको आपके बुक में, या फिर जैसे आप गाइड बुक्स वगैरह लोगे ना, परीक्षा बोर्ड परीक्षा सार जो भी आप यूज़ करते हो, तो उनमें आपको न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कर लेना। तो इतना हो गया चैप्टर 13 के लिए। फिर आप इतना कर लेते हो तो चैप्टर 13 भी कम्प्लीटली प्रिपेयर हो जाएगा आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग चैप्टर 14 से डील करेंगे। 2 वीडियोस और बनेंगे, आपके टोटल 18 चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे उसमें। तो आई होप यहाँ तक आपको ये वीडियो समझ में आया। ओवरऑल जो आपका साइंस का PYQ सीरीज़ है, आई होप आप उसके हर एक वीडियोज़ को देख रहे हो। नेक्स्ट वाला वीडियो फिलहाल आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा होगा, आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। अगर हमसे कनेक्टेड रहना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर चैनल पे न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।